हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो में जानेंगे भारत ने इस सिस्टम को क्यों अपनाया और ये क्या क्या एडवांटेज हमें देता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे पहला मेरिट है हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि दिस सिस्टम रेड्यूसेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ब्रांचेस। तो देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच अच्छा तालमेल होता है। इस सिस्टम में मंत्री खुद संसद के सदस्य होते हैं, इस वजह से अलग अलग शाखाओं में ज़्यादा टकराव नहीं होता। इस सिस्टम में पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस स्मूथ रहता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री कोई पॉलिसी बनाता है तो उसके मंत्री भी उसे समर्थन करते हैं, क्योंकि वो भी संसद का हिस्सा होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के नेक्स्ट मेरिट के बारे में। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट मेरिट है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस सिस्टम में हर मंत्री को संसद के सामने जवाब देना पड़ता है। इस सिस्टम के तहत अगर कोई गलत पॉलिसी या फैसला लिया जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से सरकार को बदला जा सकता है। जैसे 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट मेरिट है इट प्रिवेंट्स डिपोटिज्म, यानी कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मिनिस्टर्स नॉट टू ए सिंगल लीडर। तो दोस्तों, इस सिस्टम में शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, सारे मंत्री मिलकर फैसले लेते हैं, जो एक बैलेंस बनाता है। इस सिस्टम में प्रधानमंत्री भी पूरा स्वतंत्र नहीं होता, उसे अपने मंत्रियों और सांसद के माध्यम से फैसले लेने होते हैं। तो इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती और डेमोक्रेसी भी मजबूत बनती है। तो दोस्तों, भारत में कोई भी प्रधानमंत्री अपने मन से फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम के नेक्स्ट मेरिट पे। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट मेरिट है ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडिली अवेलेबल, यानी कि इफ द रूलिंग पार्टी लूजेस मेजोरिटी ए न्यू गवर्नमेंट इज क्विकली फॉर्म्ड। यानी कि इस सिस्टम में अगर एक सरकार मेजोरिटी खो देती है तो तुरंत नई सरकार बन सकती है। लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नेंस रुके नहीं। इस केस में नए इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर नए नेता को चुन के सरकार चलाई जा सकती है। जैसे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई, पर नए नेता का चुनाव होने तक दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। तो चलिए अब चलते हैं इस सिस्टम का नेक्स्ट मेरिट पे। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट मेरिट है वाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इट एंश्योर्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड। तो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम हर सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग राजनीतिक पार्टीज, धार्मिक समुदाय, जाति और अल्पसंख्यक समूह भी संसद में अपनी आवाज़ उठा सकती है। ये एक इंक्लूसिव सिस्टम है जो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। जैसे हमारे देश में एससी, एसटी, महिला और अल्पसंख्यक को भी संसद में सही रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इस सिस्टम के तहत अलग अलग राज्यों की पार्टीज भी सरकार का हिस्सा बन सकती है। तो चलिए इसे एक रिसेंट के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूर्वी बहुमत खो दी और उसके 240 सीट्स आए थे, जो 2019 के 303 सीट से कम थे। इस स्थिति में बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी
और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत सरकार बनाई। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मोदी जी ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपनी तीसरी सरकार का गठन किया। ये उदाहरण दिखाता है कि किस तरह क्षेत्रीय पार्टीज जैसे टीडीपी और जेडीयू केंद्रीय सरकार का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस को अच्छे से समझ लिया और इसी मेरिट्स की वजह से भारत ने इस सिस्टम को अपनाया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि देयर इज नो गारंटी ऑफ टेन्योर स्टेबिलिटी, मिनिस्टर्स डिपेंड ऑन मेजोरिटी लेजिस्लेटर एंड पॉलिटिकल डिफेक्शंस एंड कोलिशंस लीड टू इनस्टेबिलिटी। तो इस सिस्टम का सबसे पहला प्रॉब्लम है इनस्टेबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी गारंटी नहीं होती। इस सिस्टम में मिनिस्टर्स काफ़ी डिपेंड करते हैं मेजोरिटी लेजिस्लेटर्स पर। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए या कोई पॉलिटिकल डिफेक्शन हो जाए तो गवर्नमेंट गिर सकती है। हमारे देश में ऐसे इनस्टेबिलिटी के काफ़ी एग्जाम्पल्स मिले हैं, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह और देवेगौड़ा की गवर्नमेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम के नेक्स्ट डिमेरिट के बारे में। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट डिमेरिट है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट टेन्योर अनसर्टेनिटी अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड पॉलिसी रिवर्सल्स ओकर विथ चेंजेस इन रूलिंग पार्टीज। तो इस सिस्टम का दूसरी बड़ी दिक्कत यह है पॉलिसीज का कंटिन्यूटी मेंटेन ना हो पाना। इस सिस्टम में गवर्नमेंट का टेन्योर फिक्स नहीं होता और इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अफेक्ट होती है। जब भी रूलिंग पार्टी चेंज होती है, नए लीडर्स पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिवर्स कर देते हैं। जैसे 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसीज बदल दी और 1980 में जब कांग्रेस वापस आई तो उन्होंने फिर से चेंजेस किए। तो इसका नेक्स्ट डिमेरिट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी लीड्स टू एक्सेसिव कैबिनेट पावर एंड इट मे बी अ रिस्क ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल बाय द रूलिंग पार्टी। तो इस सिस्टम का तीसरी दिक्कत तब होती है जब रूलिंग पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। जब ऑपोजिशन वीक होती है तो कैबिनेट ऑटोक्रेटिक बन सकती है। ये प्रॉब्लम हमने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और राजीव गांधी के टाइम पर देखी थी। तो चलिए अब देखते हैं इस सिस्टम का नेक्स्ट डिमेरिट को। तो इसका नेक्स्ट डिमेरिट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंटरकनेक्टेड एंड नो स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर्स लीडिंग टू एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। तो इस सिस्टम का चौथा इशू है पावर का प्रॉपर सेपरेशन ना होना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग नहीं होते। कैबिनेट लेजिस्लेचर का लीडर भी होता है और एग्जीक्यूटिव भी। इस वजह से एक ही ग्रुप के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाती है, जो डेमोक्रेटिक बैलेंस के खिलाफ है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट डिमेरिट के बारे में। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट डिमेरिट है गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स, यानी कि मिनिस्टर्स में लैक एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स चॉइस ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू एमपीज एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट। तो इस सिस्टम का आखिरी प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम में मिनिस्टर्स हमेशा एक्सपर्ट्स नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एमपीज में से ही मिनिस्टर्स चुनना पड़ता है, जिसमें हर कोई अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं होता। इस वजह से गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कंप्रोमाइज हो सकती है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ बड़े डिमेरिट्स को देखा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे रीजन्स फॉर एडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपनाने का फैसला क्यों किया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं।
तो इसका सबसे पहला कारण है फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर ऑलरेडी फेमिलियर विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. इट हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. K.M. Munshi argued that the parliamentary tradition had evolved in India, making it a natural choice. तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले से ही एग्जिस्ट करता था. लोग इस प्रकार की सरकार को बहुत सालों से देख चुके थे. इस वजह से नए सिस्टम को सीखने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं थी. K.M. मुंशी जी ने भी कहा था कि हमारी सांस्कृतिक और संवैधानिक परंपरा पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुकूल है. इसका मतलब है कि यह सिस्टम भारत के इतिहास और गवर्नेंस के तरीके से अच्छे से मैच करता है. तो चलिए अब देखते हैं इस सिस्टम को चुनने का नेक्स्ट कारण को. तो इसका दूसरा कारण था प्रेफरेंस फॉर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट ए डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव नीड्स स्टेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. The American system provides stability but less responsibility, and the parliamentary system offers more responsibility even if it means some compromise on stability. यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव सिस्टम के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, स्टेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी. अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टेबल तो है, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट अपने पूरे टर्म तक अपनी पोजीशन पर बना रहता है, चाहे वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे या नहीं. दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है. अगर यहाँ गवर्नमेंट पब्लिक की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू उसे हटाया भी जा सकता है. हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रजा के हित में माना गया, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज़ सरकार तक डायरेक्ट तरीके से पहुंचती है. तो चलिए अब चलते हैं इसका नेक्स्ट कारण पे. तो इस सिस्टम को चुनने का नेक्स्ट कारण था नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि द फ्रेमर्स वांटेड टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एज सीन इन द US प्रेसिडेंशियल सिस्टम. And they believed that an infant democracy like India could not afford continuous conflicts between government organs. तो देखिए दोस्तों, US जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच अक्सर तनाव और मतभेद देखे गए हैं. दोनों अलग अलग तरीके से इलेक्ट होते हैं. इस वजह से पॉलिसी मेकिंग में डेडलॉक और कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना होती है. कभी कभी प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर अलग अलग पार्टीज के कंट्रोल में होते हैं, जो गवर्नेंस को और भी मुश्किल बना देता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि भारत में कोई ऐसा झगड़ा ना हो जो राष्ट्र की प्रगति में रुकावट बन सके. अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम करेंगे तो निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और गवर्नेंस बेहतर होगा. इस वजह से हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को बेहतर माना गया, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है. इससे स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बनी रहती है. तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस सिस्टम को चुनने का नेक्स्ट कारण के बारे में. तो इसका नेक्स्ट कारण है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो देखिए दोस्तों, इंडिया इज हाईली डाइवर्स एंड हैज ए कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी, एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफर्स ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस सेक्शंस, इंटरेस्ट एंड रीजियंस इन द गवर्नमेंट. यानी कि भारत एक विचित्र और विविधता से भरा देश है. यहाँ अलग अलग समुदायों, जातियों, धर्मों और भाषा के लोग रहते हैं. इस तरह की डाइवर्स सोसाइटी में एक ऐसे गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत थी जो हर सेक्शन को सही रिप्रेजेंटेशन दे सके. पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें अलग अलग समुदायों और ग्रुप्स को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिलता है. क्योंकि इस सिस्टम में गवर्नमेंट लेजिस्लेचर से जुड़ी होती है, तो छोटी पार्टी जो रीजनल ग्रुप्स भी पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं. इस सिस्टम में अलग अलग विचारों और स्वार्थों का समावेश किया जाता है, ताकि किसी भी एक ग्रुप का प्रभुत्व ना हो और सभी कम्युनिटीज के हित का ध्यान रखा जा सके.
इस वजह से भारत के बहुभाषिक, बहुजनातिक और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को सबसे उपयुक्त माना गया। तो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। ये सिस्टम हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ था। ये ज़्यादा जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी को प्रेरित करता है। ये गवर्नेंस में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये भारत की बहुलता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच के कुछ की डिफरेंसेज के बारे में। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज भी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सबसे पहला डिफरेंस हेड ऑफ स्टेट का है। इंडिया एक रिपब्लिक है जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, वहीं ब्रिटेन एक मोनार्की है जिसमें राजा या रानी हेरेडिटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, यानी कि उसकी पावर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट का पावर लिमिटेड होता है ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर्स एलिजिबिलिटी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ब्रिटेन में पीएम सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर हो सकता है, लेकिन इंडिया में पीएम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्टरियल अपॉइंटमेंट। तो इन दोनों के बीच मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट का भी फर्क है। ब्रिटेन में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मिनिस्टर बन सकता है जो एमपी नहीं है, पर उसे 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ब्रिटेन में मिनिस्टर्स को हेड ऑफ स्टेट के ऑफिशियल एक्ट्स काउंटर साइन करने होते हैं, जो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है शैडो कैबिनेट सिस्टम, यानी कि एक और यूनिक कॉन्सेप्ट है शैडो कैबिनेट, जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। ओपोजिशन पार्टी एक शैडो कैबिनेट बनाती है जो रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करती है और फ्यूचर मिनिस्टर्स के लिए ट्रेनिंग का काम करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ये था इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेजर डिफरेंसेज। दोनों सिस्टम्स में अपनी खासियत है, लेकिन इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मॉडिफाई किया है। उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन समझ आया होगा। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।